शास्त्रीय संगीत का इतिहास जितना उतार चढ़ाव भरा रहा है, कुछ कम मुश्किल नहीं रही है उसके अस्तित्व की संघर्ष यात्रा। लाइट म्यूजिक, फिल्म म्यूजिक, लोक संगीत के बने बनाए बाजार में शास्त्रीय संगीत को फिर से जीवित और लोकप्रिय बनाने के काम में लगा है भारत का इकलौता हिंदी का इंटरनेट ब्लॉग रेडियो प्लेबैक इंडिया .blogspot.com। एक व्यक्ति की कल्पना और जीवन भर के अनुभवों का परिणाम। इस वन मैन शो के मुख्य कलाकार हैं लखनऊ के थिएटर एक्टिविस्ट, पूर्व पत्रकार, कला समीक्षक श्री कृष्ण मोहन मिश्र। मन के मौसम यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है कृष्ण मोहन जी। जी धन्यवाद आपका। पिछले 10 वर्षों में आपका ब्लॉग काफी लोकप्रिय हो गया है। देश विदेश में इसके दर्शक पाठक हर सप्ताह रविवार का इंतजार करते हैं जब पाठक हर सप्ताह एक नया ब्लॉग देखने को पाते हैं। तो कैसी लगती है ये लोकप्रियता? दरअसल ये जिस काम में मैं लगा हुआ हूँ जी, वो काम जो है मेरा अकेले का नहीं है। मेरे बहुत सारे सहयोगी, मेरे बहुत सारे सहकर्मी मेरे साथ रहे हैं और अभी भी मेरे साथ हैं जी। मैं तो इसका केवल प्रस्तुत करता हूँ मैं केवल इसका प्रस्तुत करता हूँ। सहयोग और सबका जो है, सबकी शुभकामनाएं और सहयोग अभी भी मुझे मिलती रहती है जी। अच्छा, मेरा इस साप्ताहिक कॉलम का शीर्षक है स्वरगोष्ठी। जी जी। और जिस प्लेटफॉर्म पर ये आता है उस प्लेटफॉर्म का नाम है radioplayback.india.com। जी जी। ये एक सामूहिक कई लोगों का मिल करके शुरू किया गया एक प्लेटफॉर्म है जी इंटरनेट पे। उसमें मेरे सहयोगी हैं, दिल्ली के हैं सजीव साथी, और मेरे साथी हैं सुजय चटर्जी जो कि फिल्मों के ऊपर अधिक लिखते हैं। फिल्म के इतिहासकार हैं, वो फिल्म संगीत के इतिहासकार हैं, बहुत अच्छे इतिहासकार हैं। उनकी पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी हैं। जी जी। और जो दिल्ली के सजीव साथी हैं मेरे सहयोगी, वो जो हैं ये टेक्निकल काम सब देखते हैं मेरे इस चैनल का, और साथ साथ कवि भी हैं, हिंदी के कवि हैं जी। अच्छा, इसके अलावा जो है एक मेरे चैनल पे एक साप्ताहिक कॉलम आता है, सुनो कहानी। अच्छा। कहानियों का पाठ हर मंगलवार को आता है। अच्छा। इसका संचालन करते हैं, इसके संपादक और संचालक हैं अनुराग शर्मा जी। ये अमेरिका से हैं। वहीं से रिकॉर्ड करते हैं अपनी आवाज में कहानी, या दूसरों की आवाज में भी कहानियों का रिकॉर्डिंग करते हैं और उसको हर मंगलवार को प्रसारित करते हैं, कोई एक कहानी। अच्छा। और इसके अलावा कनाडा के एक मेरे साथी हैं अमित तिवारी, जो मतलब इंटरनेट के एक्सपर्ट माने जाते हैं। इंटरनेट वो लिखने पढ़ने का काम कम करते हैं जी। इंटरनेट तकनीकी सहयोग उनका हल सबको मिलता रहता है। जब भी हम लोग को कोई तकनीकी दिक्कत आती है तो अमित त्रिपाठी से ही हम लोग, तिवारी से हम लोग बात करते हैं जी जी उसको सुलझाने के लिए। जी जी। तो इस तरह से कई लोग हैं। और अच्छा हाँ, एक जो है आकाशवाणी की एक ये रिकॉर्डिंग जब कोई कार्यक्रम रिकॉर्डेड हम लोग प्रसारित करते हैं तो उसमें अपनी आवाज देती हैं ये छत्तीसगढ़ की हैं संजय टंडन। अच्छा। वो रेडियो की उद्घोषिका हैं। तो उनकी आवाज जो है हमको उपलब्ध हो जाती है जब कभी हम कोई रिकॉर्डेड आइटम जो है हम प्रसारित करते हैं तो उनकी आवाज हम लोग ले लेते हैं। उनकी आवाज में स्क्रिप्ट भेज दिया जाता है, अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके हमको भेज देती हैं। मेरे भी स्वरगोष्ठी के कई कार्यक्रम उन्होंने रिकॉर्ड करके प्रसारित करवाए हैं जी। तो ऐसे इतने लोगों का सहयोग मिलता रहता है जी। लेकिन ये तो मतलब चैनल की बात हुई। जी जी। अब मेरे वर्तमान सहयोगियों में भी कई सहयोगी हैं। कुछ शास्त्रीय संगीत के जानकार हैं, वो भी सहयोग करते हैं मुझे, और कुछ फिल्म संगीत के जानकार हैं। फिल्म संगीत के जानकार सुजय चटर्जी का नाम तो मैंने पहले ही लिया। एक और मेरे मित्र हैं KL पांडे, कन्हैयालाल पांडे जी। वो रेलवे से रिटायर्ड हैं, अधिकारी हैं, और इस समय लखनऊ में ही उन्होंने अपना रिटायरमेंट के बाद स्थान बना लिया है। हरदोई के रहने वाले हैं वो। संगीत का उनको बहुत अच्छा ज्ञान है और अपने सेवा काल से उन्होंने जो है
फिल्मी गानों पे उन्होंने काफी, फिल्मी गानों में राग, फिल्मी गानों में संगीत के कौन कौन से राग हैं या कौन सा गाना किस राग पे आधारित है, इसका उन्होंने पूरा जो है वो 2017 तक का, शुरू से 1931 जब से फिल्मों में आवाज आई तब से लेकर के और 1917 तक के सारे गीतों को का उन्होंने विश्लेषण किया और 3 खंडों में वो पूरा इंसाइक्लोपीडिया उन्होंने छपवाई है। बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। बहुत महत्वपूर्ण काम है। और मैं चाहूंगा कि मैं आपकी बातचीत भी इनसे कराऊंगा जी, आगे मौका मिलेगा तब जी। बहुत बड़ा काम उन्होंने किया है। उनसे मुझे सहयोग मिल जाता है, फिल्मी गानों की क्लिपिंग वगैरह में सहयोग मिल जाता है। और खास तौर से रागों में, जब मुझे रागों का निर्धारण में जब मुझे कोई दिक्कत आती है तो उनके इंसाइक्लोपीडिया से देख करके मैं उसको कंफर्म करता हूँ। आपके इंटरनेट है वो? जी इंटरनेट से ही चलता है ये सब। ये सब काम घर बैठे जो इंटरनेट से ही हो पाता है। हाँ, नहीं पांडे जी आपके लिए एक व्यक्तिगत इंटरनेट की तरह है। जी। अच्छा, इस तरह से शास्त्रीय संगीत में मेरे कई सहयोगी लोग हैं। डॉक्टर मुकेश गर्ग, उनका सहयोग हमको बीच में उनको सहयोग और मार्गदर्शन मिलता रहता है जी। बहुत सारी पत्र पत्रिकाएं हैं जिनसे मैं मार्गदर्शन लेता रहता हूँ। पुस्तकें हैं बहुत सारी, मार्कंडेय जी की पुस्तकें हैं, क्रमिक पुस्तक मालिका है, हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी की पुस्तक है राग परिचय। इन पुस्तकों से मुझे सहयोग मिल जाता है, रागों के बारे में जानकारी मिल जाती है और उनकी मैं चर्चा कर देता हूँ अपने ब्लॉग पे। कृष्ण मोहन जी, 10 वर्षों के अपने इस सफर में, मेरा तात्पर्य है स्वर गोष्ठी के सफर में, समय समय पर आपने इसमें क्या जोड़ा, क्या घटाया अपने ब्लॉग में, ये बताएंगे? जी, स्वर गोष्ठी जो है ये मेरा संगीत विषय से मेरा लगाव जो है जी, इसकी शुरुआत है। ये शुरुआत क्या है, ये मतलब परिपक्व अवस्था में आ गया है जी। और ये 10 नहीं 11वां साल चल रहा है ये जी। कब शुरुआत हुई थी इसकी? इसकी जनवरी 2011 में। अच्छा, तो इसका विचार कैसे आया था कि अब ये ब्लॉग शुरू किया जाए? इसका विचार मेरा नहीं था जी। मेरे सहयोगी साथी सुजय चटर्जी जो फिल्म संगीत के इतिहासकार हैं जी, दरअसल उन्होंने इसको शुरू किया था। वो पहले उस समय जो है ये हम लोग का चैनल अलग अपना चैनल अलग नहीं हुआ करता था। सामूहिक चैनल जो इस समय जो है हम लोगों का वो नहीं था। एक हिंद युग नाम का एक चैनल हुआ करता था। हिंद युग चैनल के प्लेटफॉर्म पर हम लोग जो है अपने स्तंभ जो है वो प्रसारित किया करते थे जी। हिंद युग ने हमको दे रखा था जी। फिर धीरे धीरे कुछ ही महीनों में हम लोगों ने अपना प्लान करके इस प्लानिंग में मैंने शुरू में जो जिनकी चर्चा की है अपने साथी अमित तिवारी की जी, उनका योगदान था। उन्होंने कहा कि एक अपना खुद का प्लेटफॉर्म में बनाते हैं और उसपे हम लोग अपनी इच्छा अनुसार हम लोग चीजें प्रकाशित करते हैं। हम लोगों ने कहा ठीक है, सब लोग मिल करके सब लोगों ने कंट्रीब्यूट किया और कंट्रीब्यूट करके एक नया चैनल शुरू हो गया, रेडियो प्लेबैक इंडिया। अब इसमें जो है वो उस समय तक जो है सुजय चटर्जी जो हम लोग के साथी थे वो फिल्मों के ऊपर, फिल्मी संगीत के ऊपर लिखा करते थे और एक कॉलम था उनका जो सप्ताह में 5 दिन आता था शाम को, वो ओल्ड इज गोल्ड। ये बड़ा पॉपुलर हुआ और इसके 800 अंक जो है प्रकाशित हो चुके थे जब बंद हुआ ये 800 से ऊपर अंक। मैंने ऊब करके जानबूझ करके जो है वो सुजय चटर्जी ने अपने स्तंभ को बंद किया, लेकिन उन्होंने एक बड़ा अच्छा काम ये कर दिया कि उसको बंद करने से पहले हम लोगों ने देखा कि भाई हर दिन कुछ न कुछ आ रहा है लेकिन रविवार को कुछ नहीं आ रहा है, जबकि रविवार को छुट्टी का दिन होता है, लोग फुर्सत में होते हैं। रविवार को कुछ आना चाहिए, खासतौर से रविवार की सुबह। तो सुजय चटर्जी ने प्लान किया कि शास्त्रीय संगीत पे कोई स्तंभ जो है वो रविवार को हम लोग शुरू कर सकते हैं।
तो 2011 के जनवरी महीने के पहले रविवार को सुबह 8 बजे जी उन्होंने शास्त्रीय संगीत पर एक चैनल शुरू किया, सुर संगम। सुर संगम शीर्षक था उस समय। और उसमें सबसे पहला जो एपिसोड था वो उस्ताद बड़े गुलाम अली खां के ऊपर था। उनके बारे में उनका परिचय, उनके संगीत की जानकारी के बारे में परिचय, साथ साथ उनके 2-3 जो हैं उनके गाए हुए उनकी आवाज में उनके गीत सुनाए गए जी। इस तरह से शुरुआत हुई थी इसकी स्वरगोष्ठी की जी। फिर उसके बाद ये चलता रहा, उसमें जो है और भी कई लोग जुड़े। सुमित चक्रवर्ती एक जुड़े जी। हालांकि कुछ दिन बाद वो भी अलग हो गए जी, और अपनी व्यक्तिगत पारिवारिक दिक्कतों की वजह से वो अब हम लोग के साथ नहीं भी हैं, लेकिन शुरुआत में उन्होंने काफी योगदान किया था इसका। और लोक संगीत के बारे में लिखना उन्होंने शुरू कर दिया था और उन्होंने ही मुझे प्रेरित किया कि आप भी लोक संगीत पर कुछ लिखिए, आप तो संगीत के जानकार भी हैं और संगीत पर लिखते रहते हैं, लोक संगीत पे आप कुछ दीजिए। तो सबसे पहले हमने सुर संगम में चैती गीत जो उत्तर प्रदेश का है जी जी, खासतौर से पूर्वांचल का चैती गीत के ऊपर हमने 2 अंकों की एक श्रृंखला लिखी, 2 अंकों की जी। वो 2 सप्ताह प्रकाशित हुआ है। एक भाग जो है एक रविवार को, दूसरा भाग अगले रविवार को चैती के ऊपर। उस समय निर्मला देवी और इन सब लोगों की चैतियां खूब सुनवाई की है मैंने, 3-4 चैतियां एक एपिसोड में सुनवाई की मैंने जी। तो इसमें एक लिखने का और दूसरे डिमांड होने लगी और फिर बाद में सुमित चक्रवर्ती जो है वो अलग हो गए इससे अपनी पारिवारिक समस्या बताते हुए जी। और सुजय चटर्जी ने शुरुआत तो कर दी थी, लेकिन उन्होंने भी कहा था कि मैं ज्यादा लंबे समय तक इसको नहीं चला पाऊँ क्योंकि हमारे शास्त्रीय संगीत पे कोई जानकारी नहीं है। अब इंटरनेट पे जो सामग्री उपलब्ध है उन्हीं को इधर उधर कंट्रोल करके मैं देता हूँ। तो अब सजीव साथी और हमारे कई साथियों ने उससे कहा कि आप इसको संभालिए। तो ये लगभग 1 साल जो है 2011 तक पूरा समय जो है जी मैंने इसको संभालने में और साथ साथ जो है ये पता करने में टाइम खर्च किया कि श्रोताओं को क्या पसंद आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है जी। ये सबसे बड़ी चीज है जी जी। तो उस दौर में मैंने आजमाने के दौरान जो है मैंने चैती के अलावा जो है वो कजरी के साथ साथ जो है वो बिरहा, बनारस में बिरहा बड़ा प्रसिद्ध है जी जी, बिरहा और बुंदेलखंड का जो है आल्हा, इस पर 2 एपिसोड किए जी। लेकिन उतना रिस्पॉन्स नहीं मिला जो मुझे क्लासिकल म्यूजिक पे लिखने को मिलता था जी। और उस समय क्लासिकल म्यूजिक लिखने का तरीका जो है वो था एक कैलेंडर देख करके, किसकी जयंती है, किसकी पुण्यतिथि है इस हिसाब से लिखना है। चैत का महीना है तो चैती सुनानी है और सावन का महीना है तो सावनी और कजरी सुनवानी है, या किसी की जन्म तिथि है तो उसके लिए पहले से। उसमें मैंने पंडित ओंकारनाथ ठाकुर से लेकर के ये तो पंडित भीमसेन जोशी तक ऐसे लोगों के व्यक्तित्व पर लिखा। पहला साल तो इस तरह मिला जुला रहा। पहले साल के बाद जब अपना चैनल हो गया तो हमारे साथियों ने कहा कि अब आप अपने ढंग से इसको चलाइए, आपने जो अनुभव किया साल भर के अंदर उसके हिसाब से इसको चलाइए और रेगुलर चलाइए, आपको कोई सहयोग नहीं करेगा। हमने भी ये शर्त रखी कि हमारे स्क्रिप्ट में कोई संपादन, कोई काट छाट नहीं करेगा। उन लोगों ने कहा किसी को तमीज होगी तभी तो करेगा, हम में से किसी को तमीज नहीं है क्लासिकल म्यूजिक के बारे में जी। तो उन्होंने कहा कोई आपको दखल नहीं देगा, आप जो चाहे सो पब्लिश कीजिए, आप ही प्रोड्यूसर हैं, आप ही जो है राइटर हैं, डायरेक्टर आप ही हैं, सब कुछ है, संपादक भी आप ही है। हमने कहा ठीक है। फिर मैंने सुर संगम की जगह, हमको सुर संगम नाम कुछ अजीब सा लग रहा था, 1-2 शब्दों का था, हम चाहते थे 1 शब्द में कोई हो शीर्षक इसका। तो सबसे विचार विमर्श करके और सबसे सोच विचार करके और पाठकों से भी मैंने आमंत्रित किया था नाम। तो उसमें कई लोगों ने नाम भेजे हमको, उसमें हमको सबसे अच्छा लगा स्वरगोष्ठी।
नहीं, बहुत स्वरगोष्ठी अच्छा। नाम इसलिए, स्वरगोष्ठी इसलिए कि एक तो श्रोताओं को का और कलाकारों का एक तो गोष्ठी हो रही है, बैठे हुए घर बैठे हुए मिलन हो रहा है सबका, और इसमें स्वर की चर्चा हो रही है जी। फिर हमने जी बताएं। नहीं, मैं ये कह रहा था दिसंबर 2011 से अपना चैनल शुरू हो गया था, ये रेडियो प्लेबैक इंडिया। तो इस चैनल पे जो है इसका नाम बदल करके मैंने स्वरगोष्ठी कर दिया, लेकिन नंबर वही था, सीरियल नंबर जो है क्रम संख्या वही रही, स्वर संगम वाली जी। इस तरह से अब तक जो है चलता रहा, और बाद में जो है वो जो लोग जुड़ते गए, वो कहते हैं ना कि लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया जी। तो इस समय बहुत अच्छा कारवां मेरा बन गया है जी। उसमें विदेश के भी NRI हैं काफी, प्रवासी भारतीय हैं, वो लोग भी काफी हैं हमारे चैनल से जुड़े हुए, और बाकायदा हर सप्ताह रिस्पांस देने वाले हमारे बहुत सारे पाठक हैं जी। लेकिन एक कष्ट है मुझे। क्या? इस चैनल की जब शुरुआत की थी मैंने, जब प्लान किया था, तो इसमें एक उद्देश्य था संगीत के विद्यार्थियों को जोड़ना जी। संगीत के विद्यार्थियों को जोड़ नहीं पाया मैं, अभी तक नहीं जोड़ पाया। मतलब जो संगीत की विधिवत शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं वो विद्यार्थी लोग मुझसे नहीं जोड़ पाए, पता नहीं क्यों। मुझे इसके लिए मैं भाटखंडे कॉलेज ही गया कई बार जी, और उनको अपना लिंक दिया। वो लोग और चैनल देखते हैं, लेकिन ये चैनल पता नहीं क्यों नहीं देखते, या देखते होंगे तो रिस्पांस नहीं करते, या मुझे नहीं पता रिस्पांस करने में उनको कोई संकोच होता है, क्योंकि संगीत का उन्हें पूरा ज्ञान तो होता नहीं जी विद्यार्थियों को। आप इसमें एक काम कर सकते हैं विद्यार्थियों के लिए, जैसे आपने इसमें पहली जोड़ी है, इस तरह का कुछ विद्यार्थियों के लिए जोड़ी है, मेरे विद्यार्थी उससे भाग नहीं लेते जी जी। उसी तरह का कुछ संगीत के विद्यार्थियों के लिए स्पष्ट तौर पर कुछ सोचिए कि एक सेगमेंट ऐसा रखा जाए जिसमें विद्यार्थी ही शामिल हो उसमें। तो मैंने 2 बार ये प्रयास किया जी। एक संस्था है यहाँ लखनऊ की, संस्कृति जी, वो संस्था जो है वो वॉइस ऑफ इंडिया जी, वॉइस ऑफ यूपी फिर वॉइस ऑफ इंडिया प्रतियोगिता कराती है कई पूरे भारत में, और लखनऊ में उसका फाइनल होता है वॉइस ऑफ इंडिया का। तो कई बार मैं उस कार्यक्रम में भी गया, और उनके संचालकों से मैंने अनुरोध किया कि जो आपके प्रथम द्वितीय तृतीय विद्यार्थी हैं जो आपकी प्रतियोगिता में आए हुए, उनका ऑडियो और उनका परिचय हमको दीजिए। हमने कई बार छापा है, आपको भी भेज देंगे हम उसका लिंक जी। आप देखिएगा, विद्यार्थी लोगों को जोड़ा है उससे। चलिए, ये उनका ही दुर्भाग्य है कि वो इससे नहीं कनेक्ट हो पा रहे हैं, लेकिन जिस दिन भी एक भी कोई समझदार विद्यार्थी देख लेगा तो फिर वो उसको अपने साथियों के बीच भी बताएगा इस चीज के लिए। अभी गैर जानकारी एक कारण लग रही है इसका जी। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के विद्यार्थी जो है वो तो नहीं भाग लेते इसमें, और सुनते होंगे, हो सकता है सुनते हो, हम नहीं कह सकते नहीं भाग लेते, लेकिन रिस्पांस नहीं करते। और दूसरे वो लोग रिस्पांस नहीं करते जो महागुरु है, बड़े उस्ताद है, पंडित है, उससे अपेक्षा। आपने तो मतलब सुनकर बहुत कुछ सीखा है हमेशा तटस्थ होकर शुरू से, चाहे थिएटर का मामला रहा तो सुन करके और कलाकारों का इंटरव्यू करके जी जी। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के आर्काइव में मेरी दर्जनों जो हैं बड़े बड़े कलाकारों, मूर्धन्य कलाकारों के इंटरव्यू आज भी संग्रहित है वहाँ के आर्काइव में जी, जिसमें पंडित राम नारायण जी का इंटरव्यू मैंने किया था, पंडित जसराज जी, इन जैसे दिग्गज कलाकारों का इंटरव्यू मैंने किया था जो संगीत नाटक अकादमी के आर्काइव में आज भी सुरक्षित है। तो ये जो लोकप्रियता आपके कार्यक्रम को सब जगह से मिली है, वो उसमें आपका तो अपना जो हिस्सा है वो तो है, और जो आपके साथियों की भागीदारी है, लेकिन जितना आपने अपना समय और अनुभव इसमें लगाया है उसको देखते हुए कुछ बताएं कि लगभग सभी कला विधाओं में आपकी गहरी पैठ रही है, तो कौन सी विधा आपके दिल के बहुत ज्यादा नजदीक है?
देखिए, ये कहना तो बड़ा मुश्किल है कि कौन सी विधा मेरे दिल के सबसे ज्यादा नजदीक है, लेकिन मुझे याद तो नहीं है, लेकिन बचपन में जब मैं बहुत छोटा था, शायद 3 साल का था जी, तो मेरी पैदाइश जो है वो बनारस की है। बनारस शहर की पैदाइश है। और बनारस शहर में पक्के महल जिसको कहा जाता है, मतलब गंगा के किनारे वाले जो मोहल्ले हैं जी, उसी मोहल्ले में ब्रह्मा घाट में मेरा जन्म हुआ था, बिल्कुल अच्छा, घाट के किनारे। अच्छा, अच्छा, तो बचपन से ही गंगा का किनारा और काशी जो है वो कला और संस्कृति और शिक्षा की राजधानी रही है, अभी भी है। तो कुछ शहर का संस्कार, कुछ आसपास के परिवेश का संस्कार मुझे मिला। और मैं जिस मोहल्ले में मेरा जन्म हुआ और मेरी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुई ब्रह्मा घाट में, वो दरअसल मोहल्ला जो है महाराष्ट्रियों का मोहल्ला था। अच्छा। महाराष्ट्रीय लोग उसमें अधिक रहते थे, लगभग 50% के करीब महाराष्ट्रियन ब्राह्मण वगैरह रहा करते थे। तो महाराष्ट्रियों से और निषादों से, खासकर नाव चलाने वालों से गंगा के किनारे, इन लोगों से मेरी दोस्ती बहुत रही है। अच्छा। तो महाराष्ट्रियों से दोस्ती के कारण जो है बचपन से ही जो है वहाँ महाराष्ट्रियों के एक बहुत महत्वपूर्ण पर्व होता है जी, वो गणेश पूजन। हाँ, गणेश पूजन जी। गणेशोत्सव जो है वो नूतन बालक गणेशोत्सव नाम से एक संस्था थी। उस संस्था का सारा कार्यक्रम जो है वो गणेशोत्सव के लिए तैयारी होती थी। 2 महीना पहले से तैयारी, रिहर्सल शुरू हो जाता था। वही मेरे घर के पास में ही एक आंगरे का बाड़ा था, बहुत बड़ा आंगन था, उसमें हॉल था, बरामदा था। सारा कार्यक्रम का रिहर्सल वगैरह सब उसी में हुआ करता था जी। तो मैं शाम को घूमने फिरने के लिए या तो गंगा के घाट पे निकल जाता था या तो फिर वो आंगरे के बाड़े में चला जाता था। वहाँ पे ये सब रिहर्सल होता रहता था, नाटकों का, नृत्य का, संगीत का, गायन वादन का, कठपुतली वगैरह खूब होता था उसमें जी। मेरे बचपन, मेरा जन्म 1948 का है। अच्छा। 7 दिसंबर 1948 का है। उस समय जो है ये परिवेश ये था कि वो लाइव कार्यक्रम का प्रचलन बहुत ज्यादा था। तो गणेशोत्सव में इन्हीं सब कार्यक्रमों की धूम रहती थी और उसी में मैं भी इन्वॉल्व रहा करता था। तो मुझे तो याद नहीं है, लेकिन मेरी माँ बताती थी कि वहाँ रिहर्सल देखते समय, रिहर्सल के दौरान जो है एक बालिकाओं का एक नृत्य तैयार हो रहा था, समूह नृत्य, जिसमें ऊपर जो है वो अलग अलग रंगों के कपड़े टांग दिए जाते थे और उसको वृत्ताकार रूप में घूम घूम करके बालिकाएं जो हैं वो नृत्य करती हुई उसको ऐसे चोटी की तरफ गूंज देती थी पूरे कपड़ों को जी। 8 या 10 या 12 शायद रहा करते थे उनके कपड़े ऊपर टंगे हुए, उनको गूंज देती थी चूड़ी की तरह। और फिर उसके बाद फिर जब पूरी गुज जाती थी चोटी की तरह, तो फिर उसके बाद फिर घूमते हुए, उल्टा घूमते हुए खोलती थी। ये एक वृत्तचारी नृत्य के रूप जैसा कुछ था। मुझे याद नहीं है ठीक से, लेकिन ऐसा ही कुछ रहा उस समय। तो उसी वृत्त के रूप में जब बालिकाएं नृत्य करती थी तो बीच में खड़े होने के लिए कृष्ण की एक जरूरत थी, मुरली लेकर के खड़े तो कृष्ण मोहन जी तैयार हो जाते थे। नहीं, मैं तैयार नहीं हुआ तो हो जाता था। वो जो भी निर्देशिका थी या निर्देशक रहे थे, उन्होंने कई बच्चों को बुला करके कहा कि तुमको केवल कुछ नहीं करना है, बस बीच में कृष्ण बांसुरी लेकर के त्रिभंगी मुद्रा में खड़े होना है। कोई जो है वो 3-4 मिनट के लिए खड़े नहीं हो पाता था, कोई हिल जाता था, कोई वो मुद्रा नहीं बना पाता था। अंत में मुझे बुलाया गया जी। मैं बांसुरी लेकर के खड़ा हो गया, मेरा नाम ही कुछ ऐसा है। आपका कुछ प्रभाव था, माता पिता का कुछ आशीर्वाद रहा होगा। तो मैं करीब 5-7 मिनट जो है त्रिभंगी मुद्रा में मैं खड़ा रह गया बांसुरी लेकर के। जो भी निर्देशक रहे उन्होंने ओके कर दिया और फिर उसी को लेकर के फाइनल जब उसका प्रदर्शन हुआ तो जुलूस के रूप में निकलता था, गली गली में जगह जगह उसको वृत्तचारी डांस के रूप में उसको दिखाया जाता था। हर जगह मुझे जो कृष्ण की पोशाक पहना दी गई थी, मुकुट लगा दिया गया था, बांसुरी लेकर के मैं खड़ा हो जाता था बालिकाओं के बीच में जी। और मेरे चारों नृत्य करती थी। इतना तो मुझे याद है कि मैं नृत्य करते हुए चोटियां गुन देती थी, वो इतना मुझे अच्छी तरह याद है जी। जी, मेरी उम्र करीब 3 साल की रही होगी जी। तो इस तरह आपके कला से जुड़ने की शुरुआत हुई? ये शुरुआत है मेरी जी, जहाँ तक मुझे याद है।
इसके बाद उसके बाद जो है वो उसी मोहल्ले में मैं 1961 तक रहा हूँ जी, 62 तक जी। और सब गतिविधियों में शामिल होता था और मेरी कुछ साहित्यिक गतिविधियां में मेरे एक मित्र थे बचपन के, नारायण द्रविड़, वो अभी भी हैं, बनारस में सक्रिय हैं और अच्छे कलात्मक फोटोग्राफर हैं वो। अच्छा। नारायण द्रविड़ मेरे हम उम्र हैं और मेरे समकक्ष भी हैं और कलाकार भी बहुत अच्छे हैं। उनकी संगत में मुझे साहित्यिक और सांस्कृतिक अभिरुचि मेरा बढ़ने लगा जी। मैं जिस स्कूल में पढ़ता था वो था अग्रवाल महाजनी पाठशाला, हाई स्कूल था उस समय जी। अब तो डिग्री कॉलेज हो गया है जी। और उसका नाम भी बदल गया, अग्रसेन महाविद्यालय हो गया है। मेरे समय में उसका नाम था अग्रवाल महाजनी पाठशाला। 8वें तक की शिक्षा मैंने उसी स्कूल से प्राप्त की है जी। 1961 तक। उस स्कूल में कुछ ऐसा माहौल था कि थिएटर की एक्टिविटी बहुत ज्यादा थी और मुझे पता नहीं क्या था, मुझे तो खुद कुछ मालूम नहीं था, लेकिन वहाँ एक मास्टर साहब कहलाते थे, मास्टर साहब, मास्टर कृष्ण प्रसाद श्रीवास्तव, वो इतिहास पढ़ाते थे मुझे 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं इन कक्षाओं में करीब 5-6 साल जो है उनके मार्गदर्शन में मैंने खूब काम किया। स्कूल के नाटकों में खूब भाग लेता था। मुझे अभी भी याद है कि 6वीं या 7वीं कक्षा में जब मैं था तो एक नाटक हुआ था गंगा अवतरण, नृत्य नाटिका थी जी। उसमें गंगा के रूप में वो पारसी रंगमंच की तरफ से उसका प्रबंध सारा किया गया था जी। गंगा को ऊपर बरामदे से डोरी डाल करके नीचे उतारा गया था शिव जी की जटाओं में। वो बिल्कुल पारसी थिएटर वाला माहौल था उस जमाने में जी जी। ये सन 57-58 की बात मैं बता रहा हूँ जी। बिल्कुल हमारे स्कूल में कई अध्यापक थे। एक गुप्ता जी अध्यापक थे, मास्टर कृष्ण प्रसाद श्रीवास्तव जी का तो नाम मैंने लिया ही जी। वो मेरे पहले गुरु थे थिएटर के जी। और एक कार्यालय में काम करने वाले एक प्रताप चंद जैन थे, वो भी इन सब एक्टिविटी में खूब भाग लेते थे जी। स्कूल में नाटकों में खूब भाग लिया मैंने। हर साल जो है कोई एकांकी प्रतियोगिता होती थी, उसमें हर क्लास को भाग लेना होता था। तो मेरे क्लास में मेरे सेक्शन में मेरे अलावा जो है सबसे ज्यादा विद्यार्थी भाग लेते थे जी। और उसमें विद्यार्थियों को निर्देशन करना पड़ता था जी। उसमें कोई अध्यापक नहीं सहयोग करता था जी। वार्षिक रूप से एकांकी प्रतियोगिता होती थी हर साल, उसमें भी भाग लेता था। इस तरह से वो संस्कार मुझे बचपन में ही प्राइमरी से ही शुरू हो गया था जी थिएटर का। आगे चलकर क्या स्थिति रही? आगे चल के ये स्थिति रही कि उसके बाद फिर मैं सन 66 में जी बनारस से बाहर चला गया पढ़ाई के सिलसिले में। टेक्निकल पढ़ाई मैंने की थी, मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है जी। तो पढ़ाई के सिलसिले में मुझे बनारस से बाहर जाना पड़ा, इलाहाबाद जाना पड़ा। इलाहाबाद और मिर्जापुर में मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की जी। तो इलाहाबाद जब गया तो वहां भी मुझे अच्छा वातावरण मिल गया। वहां मैंने खुद तो एक्टिविटी में खुद पार्टिसिपेट कम किया लेकिन ऑर्गेनाइज ज्यादा किया। ऑर्गेनाइजेशन के चक्कर में वहां मुझे अच्छा अनुभव मिला जी। उस समय मैंने किशोरावस्था में चल रहा था जी। तो किशोरावस्था में जब थिएटर का कोई आर्टिस्ट चलता है जब उस उम्र में जी। तो उसको न तो बाल रंगमंच में कोई स्थान मिल पाता है, न युवा हो जाता है तो वरिष्ठ रंगमंच में। हाँ, ये बड़ी त्रिशंक वाली स्थिति होती है। तो उस समय में थिएटर एक्टिविटी से जुड़े हुए और दूसरे प्रसंगों पे मेकअप हुआ, प्रॉम्प्टिंग हुआ, स्क्रिप्ट राइटिंग हुआ, ये सब जो है रिहर्सल का ऑर्गेनाइजेशन और आयाम आपके खुलते गए। इलाहाबाद में मुझे वो सुविधा मिल गई। डॉक्टर सत्यव्रत सिन्हा का सहयोग मिला मुझे वहाँ। हिंदुस्तानी एकेडमी के सचिव थे उस समय जी। उनका निधन जो 1975 में हुआ है, 76 में जी। वो इमरजेंसी के दौरान जेल में ही उनकी मृत्यु हुई। जेल में वो बंदी थे इमरजेंसी में। और उनका लिखा हुआ नाटक मैंने बाद में किया था। उनके निधन के बाद उसका मंचन हुआ। निधन के पहले उनसे सहमति लेकर के रिहर्सल वगैरह हो गया था, लेकिन उसका मंचन हुआ उनके निधन के बाद 1976 में जी। अमृत पुत्र
उनका लिखा हुआ नाटक है। डॉक्टर सत्यव्रत सिन्हा जी का, डॉक्टर सत्यव्रत सिन्हा जी का नाटक है। और इसके अलावा उनका एक बहुत प्रसिद्ध नाटक है अंधे नगरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र का। अंधे नगरी में मैंने खूब सहयोग किया। मैंने बैकग्राउंड सपोर्ट मेरा 100% था उसमें। और उसके सारे रोल मुझे याद हो गए, सारे मूवमेंट मुझे याद थे। उसका उपयोग मैंने बाद में, जब मैं निर्देशक बना हूँ नाटक का, तो मैंने उसका खूब उपयोग किया है। खूब नकल की उनकी, खूब कॉपी किया डॉक्टर सत्यव्रत सिन्हा का। और सफलता हर जितनी बार मेंशन किया उतनी बार मुझे सफलता मिली। तो बहुत ही खुशी की बात है। जी जी। अच्छा, इसी बीच जो है एक थोड़ा सा मेरे जीवन में टर्निंग पॉइंट आया 1972 में। जी। 1972 में मैं डिप्लोमा कर चुका था। उसी समय मेरे पास एक ऑफर आया कि जो है बनारस में उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की तरफ से एक रंगमंच का शिविर लगाया जा रहा है जी, जिसमें निर्देशक के रूप में बीवी कारंत का चयन किया गया है। वो आएंगे, वो प्रशिक्षण देंगे। तो मुझे एक ऑफर मिला। मैंने तुरंत उसकी जो औपचारिकताएं थी वो कर दी और उसमें मेरा सहयोग किया। तब मेरे गुरु तुल्य है, पत्रकारिता के गुरु तुल्य है ये विश्वनाथ मुखर्जी। अच्छा। वो उनको मैं मामा कहता था, विश्वनाथ मुखर्जी नाम उनका। वो पत्रकार थे और ठलुआ क्लब के संचालक थे, अध्यक्ष थे, सचिव थे। तो उनकी साहित्यिक अभिरुचि, क्योंकि मेरे मामा के साथ पढ़ाई की थी उन्होंने, इसलिए मैं भी उनको अपने मामा के साथ अलावा उनको भी मामा कहता था। तो उन्होंने मुझे बताया कि अगर तुमको सही में ट्रेनिंग करनी है, जब रोल बटेगा नाटक में, चंद्रगुप्त नाटक हुआ था, चंद्रगुप्त नाटक उस प्रशिक्षण के लिए रखा गया था। तो उन्होंने मुझे निर्देशित किया कि जब इसमें भूमिका बटेगी तो तुम उसमें निर्लिप्त रहना, भूमिका के चक्कर में मत पड़ना। भूमिका के चक्कर में पड़ोगे तो अपना रोल याद करते करते तुमको प्रशिक्षण की कुछ बातें दिमाग में नहीं आएगी। अगर सही में प्रशिक्षण पाना चाहते तो रोल के चक्कर में मत पड़ना। हमने कहा ठीक। हमने वही किया। हमने रोल कोई रोल नहीं मांगा, बस वही कई दरबान, कभी सैनिक, छोटे मोटे रोल में मैं फिट कर दिया गया जब मैंने रोल नहीं मांगा तो। और उसमें बड़े बड़े कलाकार थे, उसमें नीलकमल चटर्जी जैसे मेरे गुरु, जो बाद में मेरे गुरु भी बने, और कमलाकांत मिश्र मेरे वरिष्ठ साथी, श्री राम नागर, स्वर्गीय श्री राम नागर, ये सब लोग जो है मुझसे वरिष्ठ थे, बहुत वरिष्ठ थे। उस समय मैं युवक था, 24-25 साल का युवक, 20-22 साल का युवक था मैं 1972 में। उस समय जो है इन सब लोगों के साथ मैंने उसका प्रशिक्षण लिया। और आप मुझे सौभाग्यशाली समझेंगे, प्रशिक्षण का अधिकतम लाभ, शायद 99% लाभ मैंने ही उठाया। क्योंकि आपने बाहर रह के सारी चीजों को उसमें आपने ऑब्जर्वेशन रहा आपका। बिल्कुल ऑब्जर्वेशन। और मेरी नोटबुक जो बनी थी, मैंने नोट्स भी, जो प्रशिक्षण के दौरान मैं नोट्स लेता रहता था जी। अपने नोट्स को जब मैंने अपनी एक्सरसाइज बुक पे मैंने फाइनल किया, तो अंत में जो है वो कारण जी ने उस नोट्स को देखा और कहा कि सबसे ज्यादा लाभ अगर किसी ने उठाया है तो उन्होंने उठाया मेरा। चलिए, ये तो बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी रही। और उसी प्रशिक्षण के दौरान मैंने कारण जी से प्रश्न किया। उस समय मैं युवक हो गया था, तो मुझे अच्छी खासी भूमिकाएं मिलने लगी थी। लेकिन जमाना उस समय वही रमेश मेहता के नाटकों का ही था। रमेश मेहता के नाटकों में दहेज और किसका हाथ और क्या क्या, यही सब नाटक जो रमेश मेहता टाइप के नाटक हुआ करते थे, उसी का जमाना बनारस में था। उस समय आधुनिक रंगमंच का प्रवेश नहीं हो पाया था। आधुनिक रंगमंच का प्रवेश जो है बनारस में 1972 के बाद आया है, इस प्रशिक्षण शिविर के बाद। तो उस समय मैंने उनसे पूछा, अपने गुरुजी से, कारण जी से, कि मैं साल भर में अधिक से अधिक एक नाटक कर पाता हूँ, एक नाटक में भूमिका कर पाता हूँ, बाकी 11 महीने मैं बिल्कुल बेकार रहता हूँ।
मैं क्या करूं? उन्होंने कहा कि यहाँ नाटक तो हर महीने होते हैं, हर समय होते हैं। मैं कहा होते हैं। बोले कि उनको देखा कीजिए। हमने कहा देखने से क्या होगा? बोले देख, ऑब्जर्वेशन ही बहुत बड़ी चीज होती है। ऑब्जर्व कीजिए, और अगर आपका ज्यादा मन उसमें लगता है तो आप उसको लिखिए। कि अगर आप निर्देशक होते तो उसको कैसे डायरेक्ट करते? इस दृष्टि से आप देखिए और उसको लिखिए। भले कोई पत्र पत्रिका प्रकाशित न करे, लेकिन आप लिखिए और लिख करके अपना स्टॉक बनाइए। हमने कहा ठीक है। हमने वही शुरू कर दिया, दूसरों का नाटक देखना। उस समय श्री नाट्यम बनारस में की अभिनय योग की बहुत सारी आपकी कला समीक्षा का दौर शुरू हो गया। ये समीक्षा कला समीक्षा का दौर शुरू हो गया। अच्छा, और साथ साथ जब लिखने में कोई दिक्कत आती थी, शब्दों की मेरे पास कमी होती थी। मैं इंजीनियरिंग का विद्यार्थी, हिंदी जो है वो 10वीं तक हिंदी पढ़ी थी। संस्कृत जो है वो शुरू में बचपन में वो संस्कृत की शिक्षा अमर कोश और ये सब पाणिनि का व्याकरण वगैरह बस बचपन में पारिवारिक दृष्टि से पढ़ा था। कोई कोर्स वगैरह नहीं किया था। तो उसका कुछ प्रभाव था। तो हिंदी में लिखने में फिर भी दिक्कत आती थी जब कभी कोई तो अच्छा या कोई कुछ भी मैं लिखता था तो सबसे पहले मैं अपने मामा जी को दिखाया, विश्वनाथ मुखर्जी जी को दिखाने जाता था। सुबह सुबह उनके घर पहुंच जाता था, उनको दिखाता था कि मामा जी ये मैंने लिखा है, देख लीजिए इसको। देख करके लाल स्याही लेकर करेक्ट किया करते थे। फिर उसको मैं रीराइट करता था। जो करेक्शन करते थे उसको मैं रीराइट करता था, या फिर वो जैसा मुझे बताते थे उसको मैं फिर से रीराइट करता था, फिर उनको दिखाता था। जब उन्होंने देखा कि मेरी रुचि इस तरफ बढ़ रही है तो उन्होंने मुझे मेरी भेंट कराई। उस समय आज बनारस में आज अखबार निकलता था, आज समाचार पत्र दैनिक। उसमें रविवार को एक रविवारी परिशिष्ट निकलता था। परिशिष्ट क्या, वो पूरा धर्मियों व साप्ताहिक हिंदुस्तान जितना मोटा हुआ करता था। वो उस टाइप का वो पत्रिका का आकार लिए रहता था। पत्रिका का आकार था। और उसके साहित्य संपादक थे आज के श्री मोहनलाल गुप्त जी। तो मोहनलाल गुप्त जो है वो भैया जी बनारसी, हम लोग हमारे दादा थे। वो दादा हम लोग कहते थे उनको। वो आज में पहले बाल संसद चलाते थे। तो बचपन में मैं जो कुछ भी लिखता था उनको देने जाता था। उनसे भेंट कराई मामा जी ने हमारे। तो मामा जी ने भेंट कराई दादाजी से। जी। दादाजी ने कहा कि हाँ ठीक है तुम लिखते तो अच्छा हो, तुम ऐसा करो कि जो है वो हमसे संपर्क बनाए रखो। हर सप्ताह आ जाना मेरे, हम तुमको अगले कुछ सप्ताह के लिए हम तुमको दे देंगे, लिखने के लिए मैटर देंगे, फिर लिख के लाना मेरे पास। तो मैं हर सोमवार या मंगलवार को शायद किसी दिन, अब याद ठीक से नहीं किस दिन जाता, किस दिन एक दिन तय कर लिया कि उनके पास जाना है कार्यालय में। जाता था। तो शुरू में तो 1-2 बार वो मैं गया तो उन्होंने वो अंग्रेजी में, उस समय टेलीप्रिंटर पर अंग्रेजी में टेलीग्राम आते थे। उसका संपादक और पत्रकार लोग जो हिंदी अनुवाद किया करते थे। तो जब कोई कला संस्कृति से संबंधित कोई टेलीग्राम आता था टेलीप्रिंटर पर तो फाड़ करके मेरे लिए रख लेते थे अलग। जब मैं जाता था तो कहते थे इसको ट्रांसलेट करो, अंग्रेजी से हिंदी में करो। वो अंग्रेजी से हिंदी ट्रांसलेशन में मुझे बहुत सारा ज्ञान हुआ और पत्रकारिता के का मुझे अनुभव भी हुआ कि कैसे लिखा जाता है, इंट्रो कैसे बनाया जाता है, कैसे हेडिंग लगाई जाती है। ये सब तमीज मुझे वही अनुवाद करने में आया। क्योंकि वो लिखते थे, जो भी लिखते थे टेलीप्रिंटर पर, वो अंग्रेजी के धुरंधर पत्रकार हुआ करते थे। छोटे मोटे पत्रकार नहीं लिखा करते थे वो समाचार टेलीप्रिंटर पर। जो लिखते थे वो धुरंधर पत्रकार हुआ करते थे। तो उससे मुझे जो है ये मिला कि लिखने की तमीज हुई मुझे। और फिर वो आज गांधी और सन्मार्ग में मैंने लिखना शुरू कर दिया। और जो वो मांगते थे वो मैं लिख करके तुरंत उनको दे देता था। उसमें देने और उसको पूरा करने में मुझे लाइब्रेरी वगैरह की जरूरत पड़ती थी, कुछ लोगों से मिलना जुलना पड़ता था। वो सब करके फौरन मैं उनको लिख करके दे देता था। अच्छा, ये आपका पत्रकारिता का दौर जो था ये आगे कहाँ तक बढ़ा और कितने साल तक चला? ये बनारस में मैं रहा हूँ 1976 तक। 1976 के पहले मेरी नौकरी लग गई थी जी, सरकारी नौकरी लग गई थी 1976 में। तो 1976 में मुझे बनारस छोड़ना पड़ा। अच्छा। तो 1976 तक मैं बनारस के आज
दैनिक अखबार, आज के अलावा गांधीव दैनिक सायंकालीन और सन्मार्ग सायंकालीन अखबार, इन अखबारों से मैं जुड़ा रहता था। इनके संपादक लोग मुझे सूचित करते थे कि क्या चाहिए और उनकी आवश्यकता के अनुसार मैं लिख करके उनको देता था जी। जैसे कोई किसी की जयंती है, मुझे याद है कि आज अखबार ने एक बार मुझसे ये एक व्यक्ति का जीवन चरित्र मांगा था, नाटककार का जी। मोहन राकेश का। तो मोहन राकेश के बारे में लिखने के लिए मैं वहाँ के कार्माइकेल लाइब्रेरी में गया और मोहन राकेश के सारी पुस्तकें निकलवा करके उसको पढ़ा मैंने लाइब्रेरी में बैठ करके और नोट बनाए, तब उनके बारे में मैं लिख पाया। तो इस तरह से ये पत्रकारिता की मेरी शुरुआत हुई और 76 के बाद मैं घूमते हुए कई शहरों में नौकरी के दौरान पौड़ी गढ़वाल, मिर्जापुर, बलिया आदि शहरों को होते हुए फिर मैं पहुंचा हूँ बनारस 1978 में। 1976 का गया 1978 में वापस आए 2 साल बाद। और फिर जो है वो मैंने वहां से जो है वो कई मासिक पत्र पत्रिकाएं, साप्ताहिक पाक्षिक पत्र पत्रिकाओं के लिए लिखना शुरू कर दिया मैंने जी। जो संपर्क मेरा 2 साल में बाहर रहते हुए जो मेरा दैनिक अखबारों के अलावा साप्ताहिक पाक्षिक या मासिक पत्र पत्रिकाओं से जो मेरा संपर्क हुआ जी, उसमें मैंने 76 से लिखना शुरू कर दिया और 1984 तक मैंने लिखा जी। ये आप मैं ये जानना चाह रही थी, आपका लगातार ये जो कला संबंधी लेखन है, समीक्षा का कार्य है, ये बराबर बढ़ता रहा। तो इसमें सबसे ज्यादा आपको किस विधा में ज्यादा संतोष मिलता था? संतोष मुझे थिएटर में मिलता था शुरू में तो। और 78 से 84 के बीच में जी वो थिएटर डायरेक्टर के रूप में मैं बनारस में प्रतिष्ठित हो गया था। डायरेक्टर, निर्देशक के रूप में, अभिनेता से निर्देशक हो गया था, प्रमोशन हो गया था मेरा। कई नाटक मैंने डायरेक्ट किए थे बनारस में। डायरेक्शन के दौरान जो है वो बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए मुझे संगीतकारों का सहारा लेना पड़ता था। अच्छा, अब आप संगीत के नजदीक पहुंचे। जी जी जी। बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए मुझे संगीतकारों का सहारा लेना, वायलिन, सारंगी, तबला, हारमोनियम, ये उस जमाने में ये इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट वगैरह तो पसंद तो नहीं था जी जी। तो इन सब वाद्यों का सहयोग लेना पड़ता था, उन कलाकारों का सहयोग लेना पड़ता था। मेरे साथ सौभाग्य ये था कि जिस मोहल्ले में ऑडिटोरियम था, जहाँ रिहर्सल वगैरह हम लोग करते थे, वो नागरी नाटक मंडली कबीर चौरा मोहल्ले में था, बनारस के कबीर चौरा मोहल्ले में। और वही उसी ऑडिटोरियम के ठीक पीछे का पूरा मोहल्ला जो है कबीर चौरा का है, वो संगीतकारों का मोहल्ला था जी जी। किशन महाराज, गुदई महाराज, ये सब उसी मोहल्ले के रहने वाले हैं जी जी। ये राजन साजन मिश्र उनके पिताजी, पंडित बद्री महाराज, ये सब लोग उसी मोहल्ले के रहने वाले हैं। हाँ, नहीं, ये पढ़ना गुनना लोगों का साथ इन सब ने मिलकर समेकित रूप से आपकी समझ को विकसित किया, आपके जो शौक था उसको दिशा दी और एक मुकाम आपने अपना बनाया। तो कृष्ण मोहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारी और बहुत दिलचस्प बातें आपके साथ हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।